हेलो दोस्तों, एडू गार्डन में स्वागत है फिर से। 12th क्लास का हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है आज का। राजा किसान और नगर आरंभिक 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के जितने भी महत्वपूर्ण कार्य है उस समय के, उसके बारे में देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा देखेंगे महापाषाण। महापाषाण जो है क्या है उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। पहला क्वेश्चन के तौर पे देखेंगे इसको। तो ईसा के प्रथम सदी था ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी में मध्य में क्या होता है, दक्षिण भारत में पाए गए पत्थरों के बड़े बड़े अवशेष मतलब कि ढांचे मिले हैं, जिसमें क्या होता है कि पीछे कुछ मतलब कि कब्रगाहों मिले हैं। उसके ऊपर जो ढका हुआ होता था पत्थर से, पहले के लोग मतलब कि उसके साथ जो अवशेष मतलब कि मृत्यु हो जाती थी तो लोगों के साथ में उसके साथ औजार भी, बहुत सारा औजार रख दिए जाते थे पत्थर के, उसके अवशेषों के साथ। जैसे शवों के साथ विभिन्न प्रकार के औजार जैसे लोहे उपकरण तथा और जानवर को भी उसके शवों के साथ दफना दिया जाता था। ठीक है, ये था। अगला प्रश्न को देखेंगे। 6ठी शताब्दी को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन क्यों जाता है, क्यों कहा जाता है? तो 6ठी शताब्दी में बहुत सारा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, जैसे कि गौतम बुद्ध है, महावीर है। तो इन लोग का जन्म हुआ था 563 में गौतम बुद्ध का, 540 में हुआ था महावीर का। इस समय धार्मिक विचारों का बहुत सारा हुआ था। इस काल में विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का उदय हुआ था। इस काल में बौद्ध और जैन धर्म के काफ़ी प्रचलित सिद्ध हुए थे, काफ़ी मतलब कि प्रचलित हुए थे। इस काल में लोहे का उपयोग भी बढ़ा था, सिक्के के साथ भी जोड़ा जाता है इस काल में। अगला जो हम देखेंगे गौतम बुद्ध के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, जैसे कि जन्म जो है गौतम बुद्ध के, तो कब हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? हुआ था कि वो कपिलवस्तु में हुआ था। नेपाल में जो कपिलवस्तु है वही साल 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में निर्जना निधि के नीचे एक साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सबसे पहले अलान कराम इनके गुरु बने थे। इनका जो मुख्य पॉइंट है, जैसे कि अगर पूछा जाए कि गौतम बुद्ध को क्या बोलते हैं ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है, तो बोध गया में हुई थी, और तो 35 वर्ष की उम्र में हुई थी। इन्होंने अपना घर त्याग जो है 29 वर्ष की अवस्था में किए थे, 29 वर्ष की आयु में किए थे। जबकि महावीर जो है 30 वर्ष की आयु में घर त्याग किए थे। और ये इम्पोर्टेंट बात था, जैसे इनके काल में जो है कुछ महत्वपूर्ण मतलब कि ये संगति हुई थी। जैसे कि राजगीर में हुआ था, तो उस समय जो शासक था राजगीर का वो अजातशत्रु था, और 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अभी कालाशोक जो है उसके समय में वैशाली में हुआ था, 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और पाटलिपुत्र में अशोक के समय में, अशोक से कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि धम्म अभिलेख के बारे में है, शिलालेख। इसी के द्वारा जो अभिलेख लिखा है, धम्म शिलालेख पर अभिलेख मिला है, उसको सबसे पहले जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था 1837 में। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा अशोक से। उसके बाद धम्म विचार के लिए इन्होंने अभिधम्म का नियुक्ति भी किया गया था। और उसके बाद क्या है, कलिंग विजय भी अशोक के समय में 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ये सब इम्पॉर्टेंट था अशोक से कुछ पॉइंट। और ये अगला देखेंगे कुंडलग्राम जो है कश्मीर में, वहाँ पे चौथी बौद्ध संगीतियाँ हुई थी ईस्वी की प्रथम सदी में, कनिष्क के समय में। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण थॉट थे इनके बारे में। अब देखेंगे जैन धर्म जो है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थक, टोटल जो है जैन धर्म में 24वें तीर्थक हुए थे। ऋषभदेव हुए थे, और ये क्या बोलते हैं पार्श्वनाथ, ये 23वें थे। और महावीर जो है 24वें तीर्थक हुए थे, और ये अंतिम तीर्थक भी थे। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, जबकि गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक है, त्रिशला इसकी माँ का नाम था। जैन गुरु के महावीर के मतलब कि माता का नाम त्रिशला था, और इनकी माता का नाम महामाया थी। और एक मौसी थी उनकी महा प्रजापति गौतमी के नाम से जानी गई, गौतम बुद्ध के।
ये सब इम्पोर्टेंट था। जैसे कि 540 में कुंडनग्राम में इनको, वैशाली में इनका जन्म हुआ था महावीर का, और जबकि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ, 563 में हुआ था नेपाल में कपिलवस्तु के। ठीक है, 30 वर्ष को इनकी 30 वर्ष की आयु में महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 30 वर्ष की आयु में घर को त्यागे थे, और 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जबकि 29 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध जो है वो घर त्यागे थे, और 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। और जबकि 72 वर्ष में महावीर की मृत्यु हो गई थी 468 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट था। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत सारा है जो है आप हल कर सकते हैं। जैसे कि पूछ दिया जाए कि महावीर का जो मृत्यु हुआ था कहाँ पे हुआ था इनका, तो पावापुरी में हुआ था। तो जन्म कहाँ पे हुआ था, कुंडनग्राम में हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ था, कपिलवस्तु में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुई थी, तो श्रावस्ती में हुई थी। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे गौतम बुद्ध, तो सारनाथ में दिए थे। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे गौतम बुद्ध, तो श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, ये सब ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो बोध गया में हुआ था। ये सब इनके अवशेष जो थे उनको 8 भागों में स्तूप के निर्माण करने के लिए किया गया। 8 स्तूप बनाया गया गौतम बुद्ध के अवशेष के। ये कुछ इम्पॉर्टेंट बात थी। अब अगला प्रश्न को देखेंगे, मौर्य साम्राज्य, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मौर्य साम्राज्य के बारे में किससे पता चलता है? मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत सारा चीज़ है जिससे आप पता लगा सकते हैं। जैसे कि इंडिका एक किताब है, बुक है। इंडिका को मैगस्थनीज के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इंडिका। फिर अर्थशास्त्र जो है किताब जो है इसके क्या बोलते हैं, चाणक्य, जिसको कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, उसके द्वारा लिखा गया। इससे भी आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिल सकती है। शिलालेख पे अभिलेख है जो अशोक के द्वारा है, उससे भी मौर्य साम्राज्य के बारे में आपको जानकारी मिल सकती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य था, जो विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है 15 भागों में बांटा गया है, जबकि मैगस्थनीज का इंडिका जो है 7 भागों में बांटा गया था। अशोक का कुछ शिलालेख है, उस पर अभिलेख मिला है, उससे भी आपको पता चल सकता है मौर्य साम्राज्य के बारे में। और जेम्स प्रिंसे के द्वारा 1837 में प्रथम बार पढ़ी गई थी ये शिलालेख पे अभिलेख को। अब देखें कुषाण कौन थे? कुषाण वही थे, कुषाण कनिष्क जो है, कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, ये कुषाण वंश के ही थे। यह मध्य के उत्तर पश्चिम मतलब जम्मू कश्मीर ये वाला क्षेत्र हो गया उत्तर पश्चिम में, भारत के अपना बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य को फैलाया था। समय के इसी के समय में चौथा बौद्ध संगीति हुई थी। जैसे कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था, जो कनिष्क द्वारा हुआ था, कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था कुषाण से। जो सोने के शुद्ध सिक्के सर्वप्रथम भारत में चलाए थे। सोने के शुद्ध सिक्के अगर पूछा जाए प्रश्न में आएगा, जैसे कि ऑब्जेक्टिव में, सोने के सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने चलाए? तो कुषाण शासक ने। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आंसर। अब देखेंगे धम्म महापात्र कौन है? धम्म महापात्र वही था जो अशोक के द्वारा नियुक्त किया गया, धम्म प्रचार के लिए नियुक्त किया गया था, जो उसके अधिकारी थे और धम्म के विचार के बारे में जगह जगह पर फैलाने और बताने का काम करते थे। वह एक तरह का व्यक्ति जो धम्म प्रचार के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए थे, वो धम्म थे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इससे जैसे कुछ इम्पोर्टेंट है, इसकी मुख्य भाषा जो है प्राकृत थी। ठीक है, अशोक की जो मुख्य भाषा जो है क्या, प्राकृत थी। और लिपि में देखा जाए तो लिपि 3-4 लिपि थे, लेकिन उसमें से 2 लिपि के बारे में जो इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा प्रश्न में आता है, खरोष्ठी या ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि का विशेषता ये है कि वो बाएं से लेकर दाएं की ओर लिखा जाता है, और जबकि खरोष्ठी जो है दाएं से लेकर बाएं की ओर लिखा जाता है। याद रखिएगा, जो ब्राह्मी लिपि है वो दाएं से लेकर बाएं की ओर लिखा जाता है, और खरोष्ठी जो है दाएं से लेकर बाएं की ओर लिखा जाता है। हमेशा प्रश्न आता है एग्जाम में। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, देखते रहिएगा। अगला प्रश्न है, अशोक की अभिलेख किस लिपि
तथा भाषा में लिखी गई। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि भाषा जो है प्राकृत भाषा थी, ठीक है, और लिपि जो है आपको खरोष्टीय ब्राह्मी ये सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया था इसमें, मतलब कि अशोक के शिलालेख वगैरह इस सब में। तो ये हो गया आपका जो खरोष्टी को क्या बताए थे खरोष्टी के बारे में, जो दाएं से लेके बाएं की ओर लिखी जाएगी, और जबकि बाएं ब्राह्मी जो है बाएं से है दाएं की ओर लिखी जाएगी, ठीक है। ये था इम्पॉर्टेंट। अब देखेंगे अशोक के धर्म के बारे में क्या क्या है। अशोक के धर्म के बारे में बताएंगे क्या है। ये धर्म जो है सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता थी, और ये इसमें क्या है अशोक ने बराबर की गुफा का निर्माण भी कराया था सन्यासियों के लिए, आजीवक संप्रदाय के लिए, ठीक है। बड़ों का आदर करना और सेवकों तथा दासों के साथ उदार व्यवहार और दूसरे धर्मों की परंपराओं की उदार, ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट बात थी इसका धर्म से। और धर्म को बढ़ाने के लिए धम्म महामात्र की नियुक्ति भी की थे। वो पहले प्रश्न में बनाए थे हम लोग। धम्म महामात्र कौन थे? तो एक अधिकारी थे जो धर्म प्रचार का काम करते थे, ठीक है। धर्म के बारे में बताते थे लोगों को सारी जगह जा जा के। अगला जो प्रश्न है महाजन पदों की प्रमुख विशेषताएं। महाजन पदों की प्रमुख विशेषताओं को बताएं, ठीक है। महाजन पदों की प्रमुख विशेषता जो है उस समय जो 16 महाजन पद हुआ करते थे, ठीक है, उसकी जानकारी जो है अंगुत्तर निकाय से अंगुत्तर निकाय से मिलती है, ठीक है। अंगुत्तर निकाय से आपको बौद्ध साहित्य में अंगुत्तर निकाय से मिलेगा, और भगवती सूत्र जो है आपका जैन साहित्य में मिलेगा। ये सब जो है आपको 16 महाजन पद में जानकारी मिलेगा। ये इम्पोर्टेंट था। जैसे कि कुछ जैसे कि हम राज्य की और राजधानी के बारे में इसका दिए हैं, जैसे कि 16 महाजनपद थे, ठीक है ना, टोटल 16 है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट दिए हैं, जैसे कि काशी है, काशी का वाराणसी था, अंग का चंपा था, कौशल का श्रावस्ती था। जहाँ पे श्रावस्ती वही श्रावस्ती है जहाँ पे गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण हुआ था, ठीक है। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है उनकी मृत्यु हो गई थी। बौद्ध धर्म में बोला जाता है मृत्यु को महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो श्रावस्ती वही थी, सबसे ज़्यादा यहीं पे उपदेश दिए थे वो। वस्त हो गया कौशाम्बी। मगध, मगध बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। मगध का जो है राजधानी जो गिरिवृक्ष था, यह अजातशत्रु के समय, बिम्बिसार के समय भी ये राजधानी था, अजातशत्रु के समय भी था। लेकिन उदयन जो उसका पुत्र आता है अजातशत्रु का, उस समय इस राजधानी को बदल के पाटलिपुत्र करता है, ठीक है। तो ये हो गया हर्यक वंश का था ये सब, ठीक है। उसके बाद हर्यक वंश के बाद सुनाग वंश आता है, ठीक है। इस तरह से आता रहता है, बहुत सारा वंश है, वो अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। अगला है ये क्या बोलते हैं वज्जी है। उसके बाद वैशाली हो गया। उसके बाद मुख्य क्या है मल्ल है, मल्ल का विराटनगर हो गया। कुरु का होगा इंद्रप्रस्थ, अचेंदी का शक्तिमती। ये इम्पॉर्टेंट था कुछ महाजनपद, 16 महाजनपदों में से ये कुछ महत्वपूर्ण महाजनपद थे। अगला प्रश्न जो है आपका उसको देखेंगे, क्या है 9वां प्रश्न, मगध के एक शक्तिशाली राज्य के रूप में व्याख्या करना। मगध एक शक्तिशाली राज्य कैसे था इसके बारे में हम लोग बताएंगे। मगध एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, क्योंकि वहाँ पे जलवायु, मिट्टी और खनिज ये सब बहुत सारे समृद्ध थे। जंगल, हाथी वगैरह जो है इस महाजनपद में बहुत प्रचुर था। सभी महाजनपद का एक बीच प्रमुख स्थापित करने का संघर्ष इतिहास रहा। सभी लोग का यहाँ पर इतिहास था कि हम जो है 16 महाजनपदों में से जो मगध है, मगध पे राज किया जाए। और यहाँ पे जो है राज करने का उद्देश्य यही था कि ये एक समृद्ध था, और यहाँ पे बहुत सारा जैसे कि कृषि से रिलेटेड हो गया, धातु से रिलेटेड हो गया, जल निकासी वगैरह, ये सब जो उपयोगी साधन थे, मतलब कि इसी के कारण ये लोकप्रिय बने थे। यहाँ पर ये सारे लोग इन पे आना चाहते थे और शक्तिशाली राज्य बन गया। साम्राज्य स्थापित करने के में सफल रहा, और अर्थवेद में इसकी जानकारी मिलती है। अर्थवेद में सर्वप्रथम इसकी उल्लेख किया गया है। और महाकाव्य के अनुसार बृहदत्त वसु के पुत्र एवं जरासंध का पिता था। और सबसे पहले मगध में जो आया था, और क्या है महात्मा कांसी शासक जो प्रथम हर्यक वंश थे, ठीक है। मगध में प्रथम जो है हर्यक वंश थे। उसके बाद हर्यक वंश का जो आता है बिम्बिसार, बिम्बिसार का बेटा अजातशत्रु आता है। अजातशत्रु के बाद आता है उदयन,
तो बिम्बिसार टोटल 52 वर्ष यहाँ पे अपना शासन व्यवस्था स्थापित रखता है। उसके बाद उसका बेटा जो है उसको संभालता है अजातशत्रु 32 साल। और उसके बाद आ जाता है उदयन 460 से लेके 444 तक ये रहता है। ये अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र स्थापित करता है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट था, जैसे कि लोहे की खानें थी, उपजाऊ मिट्टी थी, जंगल और हाथी की उपलब्धता थी, ये सब था। अब कुछ मैं डाटा के हिसाब से यहाँ पे डाला हूँ, जैसे कि कौन कौन वंश क्या यहाँ पे स्थापना हुआ, मतलब कि अपना अपना राज्य स्थापित किया। जैसे हर्यक वंश था, ठीक है। हर्यक वंश जो है 544 में कौन सा था, बिम्बिसार बैठा था ना, बिम्बिसार आया था। उसके बाद क्या है, शिशुनाग वंश। बिम्बिसार में आपका आ जाएगा अजातशत्रु आ जाएगा, उदयन आ जाएगा, नादक्षत आ जाएगा, ठीक है। ये उसके बाद शिशुनाग वंश में आ जाएगा आपको कलाशोक, ये सब आ जाएगा। नंद वंश भी महापद्मानंद इसकी स्थापना किया था, तो 344 से लेकर 322 तक, ठीक है। 322 में क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे स्थापित होता है, अपना राज्याभिषेक 322 में करता है। और इसके बाद जो है 185 तक चलता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आता है उसका पुत्र जो होता है बिंदुसार, वो आता है। उसके बाद उसका पुत्र जो है अशोक, वो आता है। और इस काम को यहाँ पे शासन व्यवस्था अपनी कायम रखती है। इस तरह से ये जो अभी मैंने बताया है ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो दूसरा चैप्टर था, इससे इम्पॉर्टेंट बात सबको डाला है, जो आप रिवाइज करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। और अगले वीडियो में जब लेके आऊँगा दूसरे चैप्टर तीसरा चैप्टर को लेके आऊँगा, इसको तब तक देखें और एक दो बार स्पीक कर के देखें और पढ़ें उसको। अगर लगता है कि इम्पॉर्टेंट है तो उस चीज़ को अपने कॉपी में लिख लें। उससे क्या होगा, लिखने के क्रम में आपको याद भी होता चला जाएगा। जो एग्ज़ाम में आप जो लिखते हैं, मतलब कि आप प्रैक्टिस करते हैं घर में, वो एग्ज़ाम में आपको याद लिखने में बहुत सुविधा होगी। आप कोई भी चीज़ को पढ़ने के बाद 1 से 2 बार उसको आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और उसके बाद ये अपने दोस्तों को अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।